गांधी जी ने बंबई के सबसे सस्ते कॉलेज से पढ़ाई छोड़ दी थी। एक ब्राह्मण पुजारी और पारिवारिक मित्र मावजी दवे जोशी जी ने गांधी और उनके परिवार को सलाह दी कि उन्हें लंदन में कानून की पढ़ाई पर विचार करना चाहिए। जुलाई 1888 में उनकी पत्नी कस्तूरबा ने अपने पहले जीवित पुत्र हरिलाल को जन्म दिया। गांधी जी द्वारा अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर घर से इतनी दूर जाने को लेकर उनकी मां सहज नहीं थीं। गांधी जी के चाचा तुलसीदास ने भी अपने भतीजे को मनाने की कोशिश की। गांधी जाना चाहते थे। अपनी पत्नी और मां को मनाने के लिए गांधी जी ने अपनी मां के सामने प्रतिज्ञा की कि वह मांस, शराब और महिलाओं से दूर रहेंगे। गांधी के भाई लक्ष्मीदास, जो पहले से ही एक वकील थे, ने गांधी की लंदन अध्ययन योजना की सराहना की और उन्हें समर्थन देने की पेशकश की। पुतलीबाई ने गांधी जी को अपनी अनुमति और आशीर्वाद दिया। 10 अगस्त 1888 को 18 वर्ष की आयु में गांधी जी पोरबंदर से मुंबई के लिए रवाना हुए, जिसे उस समय बंबई के नाम से जाना जाता था। आगमन पर वो स्थानीय मोद बनिया समुदाय के साथ रहे, जिनके बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इंग्लैंड उन्हें अपने धर्म से समझौता करने और पश्चिमी तरीकों से खाने पीने के लिए लुभाएगा। गांधी जी द्वारा उन्हें अपनी मां से किए गए वादे और उनके आशीर्वाद के बारे में बताने के बावजूद उन्हें उनकी जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। गांधी जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और 4 सितंबर को वह अपने भाई के साथ बंबई से लंदन के लिए रवाना हुए। गांधी जी ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1888-1889 में हेनरी मॉले के साथ अंग्रेजी साहित्य की कक्षाएं लीं। उन्होंने बैरिस्टर बनने के इरादे से इनर टेम्पल के इंस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ में भी दाखिला लिया। उनका बचपन का शर्मीलापन और आत्मत्याग उनकी किशोरावस्था तक जारी रहा। लंदन पहुंचने पर उन्होंने इन गुणों को बरकरार रखा, लेकिन एक सार्वजनिक भाषण अभ्यास समूह में शामिल हो गए और कानून का अभ्यास करने के लिए अपनी शर्मीलेपन पर पर्याप्त रूप से काबू पा लिया। उन्होंने लंदन के गरीब डॉकलैंड समुदायों के कल्याण में गहरी रुचि दिखाई। 1889 में लंदन में एक कड़वा व्यापार विवाद छिड़ गया, जिसमें जहाज चलाने वालों ने बेहतर वेतन और शर्तों के लिए हड़ताल की और नाविक, जहाज निर्माता, फैक्ट्री लड़कियां और अन्य लोग एकजुटता के साथ हड़ताल में शामिल हुए। कार्डिनल मैनिंग की मध्यस्थता के कारण कुछ हद तक हड़ताल करने वाले सफल रहे, जिसके कारण गांधी और एक भारतीय मित्र ने कार्डिनल से मिलने और उनके काम के लिए उन्हें धन्यवाद देने का निर्णय लिया। लंदन में गांधी जी का समय उनकी मां से की गई प्रतिज्ञा से प्रभावित था। उन्होंने नृत्य की शिक्षा लेने सहित अंग्रेजी रीति रिवाजों को अपनाने की कोशिश की। हालांकि उन्हें अपनी मकान मालकिन द्वारा पेश किया गया नीरस शाकाहारी भोजन पसंद नहीं आया और जब तक उन्हें लंदन के कुछ शाकाहारी रेस्तरां में से एक नहीं मिल गया, तब तक वो अक्सर भूखे रहते थे। हेनरी साल्ट के लेखन से प्रभावित होकर वो लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी में शामिल हो गए और इसके अध्यक्ष और संरक्षक अर्नोल्ड हिल्स के तत्वावधान में इसकी कार्यकारी समिति के लिए चुने गए। समिति में रहते हुए एक उपलब्धि बेजवाटर चैप्टर की स्थापना थी। जिन शाकाहारियों से उनकी मुलाकात हुई उनमें से कुछ थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य थे, जिसकी स्थापना 1875 में सार्वभौमिक भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी और जो बौद्ध और हिंदू साहित्य के अध्ययन के लिए समर्पित थी। उन्होंने गांधी को भगवद गीता को अनुवाद और मूल दोनों रूपों में पढ़ने में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी के हिल्स के साथ मैत्रीपूर्ण और उत्पादक संबंध थे, लेकिन दोनों व्यक्तियों ने साथी समिति के सदस्य थॉमस एलिंसन की जारी LVS सदस्यता पर अलग अलग विचार रखे। उनकी असहमति गांधी द्वारा सत्ता को चुनौती देने का पहला ज्ञात उदाहरण है, टकराव के प्रति उनके शर्मीलेपन और स्वभावगत अनिच्छा के बावजूद। एलिंसन नई उपलब्ध जन नियंत्रण विधियों को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन हिल्स ने इन्हें अस्वीकार कर दिया। उनका मानना था कि ये सार्वजनिक नैतिकता को कमजोर करते हैं। उनका मानना था कि शाकाहार एक नैतिक आंदोलन है और इसलिए एलिंसन को अब LVS का सदस्य नहीं रहना चाहिए। गांधी ने जन नियंत्रण के खतरों पर हिल्स के विचार साझा किए, लेकिन एलिंसन के मतभेद के अधिकार का बचाव किया। गांधी के लिए हिल्स को चुनौती देना कठिन होता। हिल्स उनसे 12 वर्ष वरिष्ठ थे और गांधी जी के विपरीत अत्यधिक वाक्पटु थे। उन्होंने LVS को वित्त पोषित किया और अपनी टेम्स आयरन वर्क्स कंपनी के साथ लंदन के ईस्ट एंड में 6000 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले उद्योग के कप्तान थे। वो एक बेहद निपुण खिलाड़ी भी थे, जिन्होंने बाद में फुटबॉल क्लब वेस्ट हैम यूनाइटेड की स्थापना की। उनकी 1927 की एक आत्मकथा खंड में मैंने, गांधी ने लिखा, इस प्रश्न में मेरी गहरी दिलचस्पी थी। मिस्टर हिल्स और उनकी उदारता के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान था, लेकिन मैंने सोचा कि किसी व्यक्ति को शाकाहारी समाज से बाहर करना बिल्कुल अनुचित था, क्योंकि उसने शुद्धतावादी नैतिकता को समाज की वस्तुओं में से एक मानने से इनकार कर दिया था। एलिंसन को हटाने के लिए एक प्रस्ताव उठाया गया था और समिति द्वारा उस पर बहस और मतदान किया गया था। समिति की बैठक में गांधी जी का शर्मीलापन एलिंसन के बचाव में बाधा था।
उन्होंने अपने विचार कागज पर लिखे, लेकिन शर्मीलेपन ने उन्हें अपने तर्क पढ़ने से रोक दिया। इसलिए राष्ट्रपति हिल्स ने समिति के एक अन्य सदस्य से उन्हें उनके लिए पढ़ने के लिए कहा। हालांकि समिति के कुछ अन्य सदस्य गांधी जी से सहमत थे, लेकिन वोट हार गया और एलिंसन को बाहर कर दिया गया। हिल्स द्वारा गांधी की भारत वापसी के सम्मान में एलवीएस विदाई रात्रिभोज में टोस्ट का प्रस्ताव रखने पर कोई कठोर भावना नहीं थी। 22 साल की उम्र में गांधी को जून 1891 में बार में बुलाया गया और फिर वो लंदन से भारत के लिए रवाना हो गए, जहां उन्हें पता चला कि जब वो लंदन में थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी और उनके परिवार ने ये खबर उनसे छुपाई थी। बंबई में कानून की प्रैक्टिस स्थापित करने के उनके प्रयास विफल रहे क्योंकि वो गवाहों से जिरह करने में मनोवैज्ञानिक रूप से असमर्थ थे। वो वादियों के लिए याचिकाएं तैयार करके अपना मामूली जीवन यापन करने के लिए राजकोट लौट आए, लेकिन जब वो ब्रिटिश अधिकारी सैम सनी के सामने भाग गए तो उन्हें मजबूरन रुकना पड़ा। 1893 में काठियावाड़ में दादा अब्दुल्ला नाम के एक मुस्लिम व्यापारी ने गांधी जी से संपर्क किया। अब्दुल्ला के पास दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ा सफल शिपिंग व्यवसाय था। जोहान्सबर्ग में उनके दूर के चचेरे भाई को एक वकील की आवश्यकता थी और उन्होंने काठियावाड़ी विरासत वाले किसी व्यक्ति को प्राथमिकता दी। गांधी ने काम के लिए उनके वेतन के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कुल वेतन 105 पाउंड $4,143.31 2023 पैसे और यात्रा व्यय की पेशकश की। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, ये जानते हुए कि ये दक्षिण अफ्रीका के नेटाल कॉलोनी में कम से कम 1 साल की प्रतिबद्धता होगी, जो ब्रिटिश साम्राज्य का भी हिस्सा है। अप्रैल 1893 में 23 वर्ष की आयु में गांधीजी अब्दुल्ला के चचेरे भाई का वकील बनने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। उन्होंने 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए, जहां उन्होंने अपने राजनीतिक विचार, नैतिकता और राजनीति विकसित की। दक्षिण अफ्रीका पहुंचते ही गांधीजी को उनकी त्वचा के रंग और विरासत के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें स्टेज कोच में यूरोपीय यात्रियों के साथ बैठने की अनुमति नहीं दी गई और ड्राइवर के पास फर्श पर बैठने को कहा गया। मना करने पर पीटा गया। कहीं और एक घर के पास चलने की हिम्मत करने के लिए उन्हें गटर में फेंक दिया गया था। एक अन्य उदाहरण में प्रथम श्रेणी छोड़ने से इनकार करने के बाद पीटरमैरिट्सबर्ग में ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। वह पूरी रात कांपते हुए रेलवे स्टेशन पर बैठा रहा और विचार करता रहा कि क्या उसे भारत लौटना चाहिए या अपने अधिकारों के लिए विरोध करना चाहिए। उन्होंने विरोध करना चुना और अगले दिन उन्हें ट्रेन में चढ़ने की अनुमति दी गई। एक अन्य घटना में डरबन अदालत के मजिस्ट्रेट ने गांधीजी को अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया, जिसे उन्होंने करने से इनकार कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को सार्वजनिक फुटपाथों पर चलने की अनुमति नहीं थी। गांधीजी को एक पुलिस अधिकारी ने बिना किसी चेतावनी के फुटपाथ से बाहर सड़क पर फेंक दिया। हरमन के अनुसार जब गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने खुद को पहले एक ब्रिटिश और बाद में एक भारतीय माना। हालांकि ब्रिटिश लोगों द्वारा उनके और उनके साथी भारतीयों के प्रति पूर्वाग्रह, जिसे गांधी ने अनुभव किया और देखा, ने उन्हें बहुत परेशान किया। उन्हें यह अपमानजनक लगा। उन्हें ये समझने में संघर्ष करना पड़ा कि कुछ लोग ऐसी अमानवीय प्रथाओं में सम्मान या श्रेष्ठता या खुशी कैसे महसूस कर सकते हैं। गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य में अपने लोगों की स्थिति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला मामला, जो उन्हें दक्षिण अफ्रीका ले आया था, मई 1894 में समाप्त हो गया और जब गांधी भारत लौटने के लिए तैयार हुए तो भारतीय समुदाय ने उनके लिए एक विदाई पार्टी का आयोजन किया। हालांकि नई नेटाल सरकार के भेदभावपूर्ण प्रस्ताव के कारण गांधीजी को दक्षिण अफ्रीका में रहने की अपनी मूल अवधि बढ़ानी पड़ी। उन्होंने भारतीयों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने वाले विधेयक का विरोध करने में भारतीयों की सहायता करने की योजना बनाई। इस अधिकार को तब एक विशेष यूरोपीय अधिकार के रूप में प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक सचिव जोसेफ चेम्बरलेन से इस विधेयक पर अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने को कहा। हालांकि विधेयक के पारित होने को रोकने में असमर्थ, उनका अभियान दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की शिकायतों की ओर ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा। उन्होंने 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना में मदद की और इस संगठन के माध्यम से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भारतीय समुदाय को एक एकीकृत राजनीतिक ताकत में ढाला। जनवरी 1897 में जब गांधी डरबन में उतरे तो गोरे लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और वो पुलिस अधीक्षक की पत्नी के प्रयासों से ही बच निकले। हालांकि उन्होंने भीड़ के किसी भी सदस्य के खिलाफ आरोप लगाने से इनकार कर दिया। बोय युद्ध के दौरान गांधी ने 1900 में नेटाल इंडियन एम्बुलेंस कोर के रूप में स्ट्रेचर ढोने वालों का एक समूह बनाने के लिए स्वेच्छा से काम किया। आर्थर हरमन के अनुसार गांधी ब्रिटिश औपनिवेशिक रूढ़ी को खारिज करना चाहते थे कि मुस्लिम मार्शल दौड़ के विपरीत हिंदू खतरे और परिश्रम से जुड़ी मर्दाना गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं थे। बोल्स के खिलाफ ब्रिटिश लड़ाकू सैनिकों का समर्थन करने के लिए गांधी ने 1100 भारतीय स्वयंसेवकों को खड़ा किया।
उन्हें अग्रिम मोर्चे पर सेवा देने के लिए प्रशिक्षित और चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित किया गया था। वे कोलेसों की लड़ाई में श्वेत स्वयंसेवक एम्बुलेंस कोर के सहायक थे। स्पियनकोप की लड़ाई में गांधी और उनके साथी अग्रिम पंक्ति में चले गए और उन्हें घायल सैनिकों को मीलों तक फील्ड अस्पताल तक ले जाना पड़ा क्योंकि इलाका एम्बुलेंस के लिए बहुत उबड़-खाबड़ था। गांधी और 37 अन्य भारतीयों को रानी का दक्षिण अफ्रीका पदक प्राप्त हुआ। 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने कॉलोनी की भारतीय और चीनी आबादी के पंजीकरण के लिए एक नया अधिनियम लागू किया। उस वर्ष 11 सितंबर को जोहान्सबर्ग में आयोजित एक सामूहिक विरोध सभा में गांधी ने पहली बार सत्याग्रह, सत्य के प्रति समर्पण या अहिंसक विरोध की अपनी अभी भी विकसित हो रही पद्धति को अपनाया। एंथनी परेल के अनुसार लियो टॉल्स्टॉय द्वारा ए लेटर टू ए हिंदू से शुरू होने वाले पत्राचार में इसका उल्लेख करने के बाद गांधी जी तमिल नैतिक पाठ ल से भी प्रभावित थे। गांधी ने भारतीयों से नए कानून की अवहेलना करने और ऐसा करने पर दंड भुगतने का आग्रह किया। गांधी जी के विरोध, अनुनय कौशल और जनसंपर्क के विचार उभर चुके थे। 1915 में वे इन्हें वापस भारत ले आए। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने अपना ध्यान भारतीयों और अफ्रीकियों पर केंद्रित किया। शुरुआत में उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि ये तब बदल गया जब उनके साथ भेदभाव किया गया और उन्हें धमकाया गया, जैसे कि एक सफेद ट्रेन अधिकारी द्वारा उनकी त्वचा के रंग के कारण ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में गोरों के साथ ऐसी कई घटनाओं के बाद गांधी की सोच और फोकस बदल गया और उन्हें लगा कि उन्हें इसका विरोध करना चाहिए और अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन कर राजनीति में प्रवेश किया। अश्विन देसाई और गुलाम वाहिद के अनुसार नस्लवाद पर गांधी के विचार कुछ मामलों में विवादास्पद हैं, लेकिन बाद में ये बदल गया। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में शुरू से ही उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। अन्य रंगीन लोगों की तरह श्वेत अधिकारियों ने उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया और प्रेस और सड़कों पर रहने वाले लोगों ने उन्हें धमकाया और उन्हें परजीवी, अर्ध बर्बर, नासूर, बेवकूफ कुली, पीला आदमी कहा और अन्य विशेषण लोग नस्लीय घृणा की अभिव्यक्ति के रूप में उन पर थूकते थे। गांधी द्वारा स्थापित समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन का विज्ञापन दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी ने अफ्रीकियों के खिलाफ नस्लवाद पर ध्यान केंद्रित करने से पहले भारतीयों के नस्लीय उत्पीड़न पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ मामलों में, देसाई और वाहिद कहते हैं, उनका व्यवहार नस्लीय रूढ़िवादिता और अफ्रीकी शोषण का इच्छुक हिस्सा बनने में से एक था। सितंबर 1896 में एक भाषण के दौरान गांधी ने शिकायत की कि दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश में गोरे लोग भारतीयों को एक कच्चे काफिर के स्तर तक अपमानित कर रहे थे। विद्वान इसे साक्ष्य के उदाहरण के रूप में उद्धृत करते हैं कि गांधी उस समय भारतीयों और काले दक्षिण अफ्रीकी लोगों के बारे में अलग अलग सोचते थे। हरमन द्वारा दिए गए एक अन्य उदाहरण के रूप में गांधी ने 24 साल की उम्र में 1895 में नेटाल असेंबली के लिए एक कानूनी संक्षिप्त विवरण तैयार किया, जिसमें भारतीयों के लिए मतदान के अधिकार की मांग की गई थी। गांधी ने नस्ल इतिहास और यूरोपीय ओरिएंटलिस्टों की राय का हवाला दिया कि एंग्लो सैक्सन और भारतीय एक ही आर्य वंश या बल्कि इंडो यूरोपीय लोगों से उत्पन्न हुए हैं, और तर्क दिया कि भारतीयों को अफ्रीकियों के साथ समूहीकृत नहीं किया जाना चाहिए। वर्षों बाद गांधी और उनके सहयोगियों ने नस्ल के रूप में और नस्लवाद का विरोध करके अफ्रीकियों की सेवा की और उनकी मदद की। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला अफ्रीका में नस्लवाद के खिलाफ लड़ने के गांधी के प्रयासों के प्रशंसकों में से हैं। देसाई और वाहिद का कहना है कि गांधी की सामान्य छवि को उनकी हत्या के बाद से इस तरह से पुनर्निर्मित किया गया है जैसे कि वह हमेशा एक संत थे, जबकि वास्तव में उनका जीवन अधिक जटिल था। इसमें असुविधाजनक सच्चाइयां थीं और जो समय के साथ बदल गईं। विद्वानों ने अफ्रीकियों के उत्पीड़न और रंगभेद के खिलाफ गैर श्वेत दक्षिण अफ्रीकियों के साथ गांधी और भारतीय लोगों के सहयोग और प्रयासों के समृद्ध इतिहास के साक्ष्य भी बताए हैं। 1906 में जब नेटाल के उपनिवेश में बमथा विद्रोह छिड़ गया, तब 36 वर्षीय गांधी ने जुलू विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति रखने के बावजूद भारतीय दक्षिण अफ्रीकी लोगों को एक स्वयंसेवक स्ट्रेचर वाहक इकाई बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इंडियन ओपिनियन में लिखते हुए गांधी ने तर्क दिया कि सैन्य सेवा भारतीय समुदाय के लिए फायदेमंद होगी और दावा किया कि इससे उन्हें स्वास्थ्य और खुशी मिलेगी। गांधी ने अंततः विद्रोह के दमन के दौरान घायल लड़ाकों के इलाज के लिए भारतीय और अफ्रीकी स्ट्रेचर वाहकों की एक स्वयंसेवी मिश्रित इकाई का नेतृत्व किया। गांधी द्वारा निर्देशित चिकित्सा इकाई भंग होने से पहले 2 महीने से भी कम समय तक संचालित हुई। विद्रोह के दमन के बाद औपनिवेशिक प्रतिष्ठान ने श्वेत दक्षिण अफ्रीकियों को दिए गए नागरिक अधिकारों को भारतीय समुदाय तक बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इससे गांधी का साम्राज्य से मोहभंग हो गया और उनमें आध्यात्मिक जागृति पैदा हुई।
इतिहासकार आर्थर एल हरमन ने लिखा है कि उनका अफ्रीकी अनुभव पश्चिम के प्रति उनके महान मोहभंग का एक हिस्सा था, जिसने उन्हें समझौता न करने वाले असहयोगकर्ता में बदल दिया। 1910 तक गांधी जी का अखबार इंडियन ओपिनियन औपनिवेशिक शासन द्वारा अफ्रीकियों के खिलाफ भेदभाव पर रिपोर्ट कवर कर रहा था। गांधी ने टिप्पणी की कि अफ्रीकी अकेले ही इस भूमि के मूल निवासी हैं। दूसरी ओर गोरों ने जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है और इसे अपने लिए हड़प लिया है। 1910 में गांधीजी ने अपने मित्र हरमन कालेनबाख की मदद से जोहान्सबर्ग के पास एक आदर्शवादी समुदाय की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म रखा। वहां उन्होंने शांतिपूर्ण प्रतिरोध की अपनी नीति को आगे बढ़ाया। दक्षिण अफ्रीका में काले दक्षिण अफ्रीकियों को वोट देने का अधिकार मिलने 1994 के बाद के वर्षों में गांधी को कई स्मारकों के साथ राष्ट्रीय नायक घोषित किया गया।